कैसे हैं सभी? बढ़िया। ऑनलाइन क्लास के सफ़र में हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पर। सबसे मज़ेदार टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जिसको हम डेली लाइफ में अनुभव करते हैं वो वाला चैप्टर। मज़ा आएगा। देखिए, सबसे पहले पार्ट का नाम है विद्युत धारिता। पहली ही यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जिसको अपन बोलते हैं। और उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पराविद्युत पदार्थों से। पराविद्युत पदार्थ क्या है, डेफिनेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उसी चीज़ पर बेस्ड आपसे कुछ है वो पूछ रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक वस्तु है। वस्तु कैसी है? धनावेशित है। तो एक धनावेशित वस्तु है और इसके पास में हम क्या लेकर आते हैं? कोई दूसरी धनावेशित वस्तु लेके आते हैं। ये स्थिर है, ये तो चल ही नहीं सकती अपनी जगह से, और इधर एक दूसरी धनावेशित वस्तु है, वो हम लेके आए। अब देखो, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण में आपसे पूछूं कि इस वस्तु पर क्या होगा? आप बोलोगे दूर जाएगा। प्रतिकर्षण के कारण ये वस्तु है वो दूर जाएगी। कैसी थी ये? धनावेशित थी। अब चाहे वो चालक हो या कुचालक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे कहूं कि इस बार मैं एक ऋणावेशित वस्तु इसके पास लेके आया हूं, तो एक धनावेशित वस्तु के पास एक ऋणावेशित वस्तु हम पास में लेके आएंगे। आप कहोगे आकर्षण होगा, और ये ऋणावेशित वस्तु इस धनावेशित वस्तु के पास में जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, यहां भी ये चीज क्लियर है। ये वस्तु थी इस बार ऋणावेशित। अब मैं इसके पास एक उदासीन वस्तु लेकर जा रहा हूं, और वो उदासीन वस्तु है वो कैसी है? मेरी चालक है। एक उदासीन चालक वस्तु को एक धनावेशित वस्तु के पास में इस बार हम लेकर जा रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ, ये उदासीन चालक वस्तु इस धनावेशित वस्तु के पास जाएगी या दूर जाएगी? सोचो, ये उदासीन चालक वस्तु इसके पास जाएगी या दूर जाएगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को पता आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि हाँ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये उदासीन चालक वस्तु इस वाली वस्तु की ओर आकर्षित होगी। क्यों होगी? आवेशन की विधि नंबर 3, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी आवेशित वस्तु के पास जब किसी उदासीन चालक वस्तु को लेकर जाते हैं तो इधर कैसा आवेश आएगा बच्चों? माइनस, और इधर कैसा आवेश आएगा? प्लस। प्लस और माइनस के बीच की दूरी प्लस और प्लस के बीच की दूरी से ज्यादा है। इस कारण दूरी कम है तो बल ज्यादा लगेगा, आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, और उसके कारण ये वस्तु इसकी ओर आकर्षित होगी। क्लियर? कौन सी क्या चीज हुई यहाँ पे? प्रेरण हुआ। और वहां मैंने आपको बताया था कि प्रेरण केवल और केवल किस में हो सकता है? चालकों में हो सकता है, कुचालकों में कभी प्रेरण नहीं होता। चलो, अब मैं आपको कह दूं कि इस बार ये वस्तु कैसी है? उदासीन है, और इस बार विद्युत की कुचालक है। अब तो बच्चों प्रेरण भी नहीं हो सकता, प्रेरण तो चालकों में ही होता है। अब एक उदासीन कुचालक वस्तु को हम एक धनावेशित वस्तु के बिल्कुल पास में ले जाकर रखते हैं, और अब मैं आपसे पूछूं कि इस वाली वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आपका आंसर हो सकता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, होना भी नहीं चाहिए। अब तो प्रेरण भी नहीं हो सकता, तो इस वाली वस्तु पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके अकॉर्डिंग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये होता है। चलो एक एग्जांपल दूसरा। कई बार हमने पढ़ा, एक ये हमारे पास स्केल है, प्लास्टिक की है। इस प्लास्टिक की स्केल को जब हमने सूखे बालों से रगड़ा, ये आवेशित हो गई, मान लो ऋणावेशित हो गई। इस प्लास्टिक की स्केल को जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े इस वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं। पढ़ा है? कागज कैसा है? विद्युत का कुचालक। क्या कागज के टुकड़े आवेशित थे? नहीं थे। वो कैसे थे? विद्युत के कुचालक थे। तो फिर ये इस आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित क्यों हुए? जब किसी उदासीन कुचालक वस्तु को अगर किसी आवेशित वस्तु के समीप लाया जाता है तो वो भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होगी, बशर्ते वो कुचालक पदार्थ कैसा होना चाहिए? पराविद्युत पदार्थ होना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग? उदासीन कुचालक वस्तु को भी किसी आवेशित वस्तु के पास हम लेकर जाएंगे तो वो भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होगा, अगर वो पराविद्युत पदार्थ है तो, चाहे उस पे आवेश है
चाहे आवेश नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज, हाँ अगर प्लस रहा तब तो प्रतिकर्षण होगा, बट अगर वो उदासीन पराविद्युत पदार्थ है तो भी वो उसकी ओर आकर्षित हुआ था ना। कागज के टुकड़े, कोई आवेश नहीं था, विद्युत के कुचालक है, फिर भी उस आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित हुए। क्यों हुए? क्योंकि इस टुकड़े के अंदर क्या होता है बच्चों? ध्रुवण होता है। इस टुकड़े के अंदर होता है ध्रुवण, और कागज एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? पराविद्युत पदार्थ है। कागज, कांच, पानी, क्वार्ट्ज, इसके अलावा H2O2, N2, CO2, ये सारे के सारे कौन से पदार्थ होते हैं? पराविद्युत पदार्थ होते हैं। अब शुरुआत में चलो पानी, एक वर्ड लिया मैंने H2O, हालांकि पहले आपको बताया हुआ है H2O विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है, और ऐसी स्थिति में अगर वो डिस्टिल वाटर है तो वो कभी करंट को प्रभावित नहीं करेगा। वो करंट को तभी प्रभावित करता है जब उसके अंदर कुछ अशुद्धियां हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। अब ऐसी स्थिति में देखो बच्चों, मान लो एक नल लगाएं अपन, और ये नल है, और उस नल में से हल्का हल्का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी है वो नीचे गिर रहा है। बिल्कुल वो 11th में पढ़ा था, धारा रेखीय प्रवाह से। तो धारा रेखीय प्रवाह से पानी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। अब अपन क्या करें? एक आवेशित वस्तु को जब आप इस पानी की धार के पास लेकर जाओगे तो आप देखोगे ये पानी की धार उस आवेशित वस्तु की ओर थोड़ा सा आकर्षित हो जाती है, और ये पानी की धार अब कुछ ऐसे होके गिरेगी। कारण पानी जो है वो भी क्या है? पराविद्युत पदार्थ है। तो है क्या पराविद्युत पदार्थ? होते क्या हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। कंफर्म है कि विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत के कुचालक हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इनमें आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो यह भी तय है कि ये पदार्थ कभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। तो कागज हो गया, कांच, H2O2, CO2, ये सारे के सारे पराविद्युत पदार्थ हैं। ये कभी करंट को प्रभावित नहीं करते क्योंकि है ही कुचालक, इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किसी प्रकार का विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते। कागज है तो वो कागज ही रहेगा जब तक आप उसको किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर नहीं जाओगे। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये स्वयं का एक विद्युत क्षेत्र विकसित कर लेते हैं। जैसे ही इनको किसी आवेशित वस्तु के पास हम लेकर जाते हैं तो ये खुद का एक विद्युत क्षेत्र विकसित कर लेते हैं। वो जब कागज का टुकड़ा हम उस आवेशित वस्तु के पास लेकर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो कागज का टुकड़ा है इसके एक तरफ, मान लीजिए इधर नेगेटिव है तो एक तरफ धनावेश आ गया और एक तरफ है वो ऋणावेश आ जाता है। ये खुद का एक विद्युत क्षेत्र है वो विकसित कर लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में करंट को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने खुद का एक विद्युत क्षेत्र है वो विकसित कर लिया। अब वही चीज देखो, प्लस और माइनस के बीच की दूरी कम और माइनस के बीच की दूरी ज्यादा, तो इन दोनों में तो प्रतिकर्षण होगा लेकिन इन दोनों में आकर्षण होगा, और दूरी कम है तो आकर्षण ज्यादा और प्रतिकर्षण कम। इसी कारण ये कागज का टुकड़ा इस स्केल की ओर आकर्षित होता है। तो पराविद्युत पदार्थों की परिभाषा, ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किसी प्रकार का विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते, लेकिन बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में ये स्वयं का एक विद्युत क्षेत्र विकसित कर लेते हैं लेकिन कभी धारा को प्रवाहित नहीं करते। क्लियर यहां तक? अब अपन बात करें इनके प्रकारों की। पराविद्युत पदार्थ जो हैं वो होते हैं बच्चों दो प्रकार के। केमिस्ट्री में भी आप चीज पढ़ते हो, पोलर एंड नॉन पोलर। अध्रुवी पराविद्युत पदार्थ और ध्रुवी पराविद्युत पदार्थ। सबसे पहले अपन लेते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी अध्रुवी पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? सबसे पहले तो इनकी परिभाषा, तो अध्रुवी पराविद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। क्या मतलब हुआ? पहले तो इनके एग्जाम्पल, जो पराविद्युत पदार्थ हो गए वो क्या क्या हो गए अपने पास? कागज, अभ्रक, कांच, H2, HCl, O2, N2, CO2, ये सारे के सारे पराविद्युत पदार्थ हैं। अब इनमें से कुछ अध्रुवी हैं, कुछ ध्रुवी हैं। सबसे पहले बात कर ले अपने अध्रुवी। तो अध्रुवी कौन से? जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अपने को पता कि प्रत्येक पदार्थ है वो या तो परमाणु से मिलकर बना है या फिर अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इनमें क्या है, जैसे इनके एग्जाम्पल देखें, H2 ले लिया और CO2 ले लिया।
ये दो सबसे आसान एग्जाम्पल हैं किसके, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के। मैंने कहा इनमें धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ साहब कि मान लो ये H2 का जो अणु होता है उसकी संरचना बच्चों कुछ इस प्रकार की होती है। ये H2 का एक अणु है, ये H और ये H। अब यहां देखो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन की बाह्य तमक के समय एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। मान लो यही है, ये ऑर्बिट हो गया इसका, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चक्र काट रहा है। हाइड्रोजन के पास कैसी वो होती है, प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन दान करने की या ग्रहण करने की। H प्लस बनाता है जनरली, H प्लस Cl माइनस, तो जनरली वो एक इलेक्ट्रॉन दान करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये H प्लस सर, ये H प्लस। अब ऐसी स्थिति में देखो एक प्लस यहां पे, एक प्लस यहां पे, इन दोनों धनावेश का केंद्र यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, वो कहां मिलेगा अपने को, इस जगह। ये धनावेश का केंद्र हो गया। अगर मैं बात करूं ऋणावेश की, जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, माइनस, दूसरे वाले पर भी कैसा चार्ज है, माइनस। तो इन दोनों माइनस का सेंटर, भाई एक माइनस इधर से होके घूम रहा है और दूसरा माइनस इधर से होके घूम रहा है, तो उन दोनों माइनस का सेंटर कहां पे, यहां पे। आई बात समझ में। जिनमें धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं, वो कौन से पदार्थ, अध्रुवीय पदार्थ। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये भी किसी प्रकार का विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते। अब देखो मैं कहूं कि इसका डाइपोल मोमेंट बता दो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2D। किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, विद्युत द्विध्रुव में प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0। 2D की वैल्यू 0, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया, 0। तो इस कारण जब द्विध्रुव आघूर्ण ही 0 हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये किसी प्रकार का विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते। देखो ये मान लीजिए H2 गैस है, एक चैम्बर में H2 गैस भरी हुई है, तो उस H2 गैस के ये सारे अणु हो गए, एक अणु ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। मैं कब की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। प्लस और माइनस एक ही बिंदु पर केंद्रित हैं, तो बताओ क्या ये जो द्विध्रुव है इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। इसका कितना हो जाएगा, 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया, 0। प्रश्न ये है क्या ये अब कोई विद्युत प्रभाव दर्शाएगा, यानी खुद का कोई विद्युत क्षेत्र विकसित कर पाएगा, नहीं कर सकता। क्या होता है जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अब देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अब मैं कह रहा हूं इस वाले विद्युत क्षेत्र में इनको रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है, तो तीर का निशान उधर है विद्युत क्षेत्र का, इसका मतलब इधर वाले भाग में कैसा आवेश है बच्चों, प्लस, और इधर वाले भाग में कैसा आवेश है, माइनस। उस H2 गैस को एक प्लस और माइनस वाले विद्युत क्षेत्र में हमने इस तरीके से रख दिया। अब देखो क्या होगा, इसका अणु का पहले प्लस और माइनस एक ही बिंदु पर था, अब ये प्लस उस माइनस को अपनी ओर खींचता है और ये प्लस उस प्लस को उधर धक्का देता है। तो जो प्लस और माइनस पहले एक ही बिंदु पर था, माइनस तो आ गया किसकी तरफ, प्लस की ओर, और वो प्लस किसकी ओर चला गया, प्लस से दूर, यानी उधर सामने वाले माइनस की ओर। क्या हुआ, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन पदार्थों में धनावेश तथा ऋणावेश अपने आप को कुछ दूरी तक विस्थापित कर लेते हैं और फिर वो क्या कर लेते हैं, खुद का एक परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। ये दूसरा द्विध्रुव हो गया, उसके लिए भी यही है, तीसरे के लिए भी यही है, चौथे के लिए भी यही है, सबके लिए यही है। तो सारे के सारे विद्युत द्विध्रुव एक ही दिशा में संरेखित हो गए, तो एक ही दिशा में संरेखित होकर खुद का एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। अब इनके लिए P का मान 0 नहीं होगा। अब देखो क्या हुआ, इधर कैसा था, प्लस, और अब देखो बच्चों पहले वाले द्विध्रुव का प्लस दूसरे वाले द्विध्रुव के माइनस के पास आ गया, सेम ऐसे इसका प्लस दूसरे के माइनस के पास आ गया। तो पहले अणु के जो पॉजिटिव चार्ज था दूसरे अणु के नेगेटिव चार्ज के प्रभाव को खत्म कर देता है। सेम ऐसे ही दूसरे अणु का प्लस तीसरे अणु के माइनस के प्रभाव को खत्म कर देता है, तीसरे अणु का प्लस चौथे अणु के माइनस के प्रभाव को खत्म कर देता है। इधर कैसा चार्ज बच गया, माइनस, इधर कैसा आवेश बच गया, प्लस। तो इसी कारण यहां क्या है, प्लस,
और यहां क्या है माइनस। इस प्लस और माइनस में क्या होगा आकर्षण। तो जैसे ही उस कागज के टुकड़े को हमने रखा इधर एक धनावेशित वस्तु के पास, तो इस कागज के टुकड़े में इधर तो कैसा आवेश आ गया माइनस, और इधर वाले भाग में कैसा आवेश आ गया प्लस। उस कारण इस प्लस और माइनस में क्या हुआ आकर्षण, और उस आकर्षण के कारण ये कागज का टुकड़ा इस वाली वस्तु की ओर आकर्षित होता है। तो ये होता है किसमें, अध्रुवी पराविद्युत पदार्थों में। एक एग्जांपल और है CO2। CO2 में देखो क्या होता है। तो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं CO2। ये हो गया ऑक्सीजन, ये कार्बन, और ये हो गया ऑक्सीजन। अब देखो ये C, ये O एंड ये O। अब C पर कैसी पोलरिटी होती पॉजिटिव, O पर कैसी है माइनस, और इधर O पर भी कैसी है माइनस। अब CO2 में देखें अपने तो यहां दो द्विध्रुव बन गए, एक तो माइनस प्लस और दूसरा माइनस प्लस। अध्रुवी पदार्थ जितने भी होते हैं इनमें जो भी अणु होता है वो किसकी आकृति का होता है, सममित आकृति का होता है, यानी लीनियर होते हैं, संरेखित होते हैं। H2 हो गया, CO2 हो गया, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, एक माइनस यहाँ पे, एक प्लस यहाँ पे, माइनस प्लस ने क्या बनाया, एक द्विध्रुव, और इन दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण P1 की दिशा माइनस से प्लस की ओर, ये क्या हो गया P1 वेक्टर। यहां माइनस यहां प्लस, एक द्विध्रुव इधर बन गया, तो इसकी दिशा फिर माइनस से प्लस की ओर। तो कितने P1 और P2 दो आवेश हैं, परिमाण में समान है, दो द्विध्रुव आघूर्ण है, तो मान तो दोनों का एक ही होगा। एक द्विध्रुव ये है इस डायरेक्शन में, दूसरा द्विध्रुव है ये इस डायरेक्शन में। दो द्विध्रुव आघूर्ण परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, इनका परिणामी कितना हो गया 0। तो इस प्रकार से बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किसी प्रकार का विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते, लेकिन जैसे ही इनको बाह्य क्षेत्र में रखते हैं ये खुद का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि इनके हर अणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक ही बिंदु पर होता है, इसलिए उस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना 0, लेकिन बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में हो जाती है यह वाली संरचना। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों की। अध्रुवीय में तो क्या डिस्कस किया अपन ने, वे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, वो तो कौन से हो गए अध्रुवी। अब यहां बात कर रहे हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों की, कि जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही बिंदु पर केंद्रित ना होकर पहले से ही कुछ दूरी पर विस्थापित होता है। अब ये चीज कहां मिलेगी अपने को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पानी H2O, ये जो है वो कैसे हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है। कैसे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ एंड Cl-, ये बन गया एक विद्युत द्विध्रुव। अब एक्चुअली वास्तव में द्विध्रुव ये है, क्योंकि पहले ही अपने पढ़ा +1.6 × 10⁻⁹ -1.6 × 10⁻⁹ धनावेश और ऋणावेश पहले से ही कुछ दूरी पर विस्थापित होते हैं। तो ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिनमें प्लस और माइनस पहले से ही कुछ दूरी पर है। तो हर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अणु में क्या होता है बच्चों, P होता है, हर एक अणु में। इनमें नहीं होता था। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ जो थे उनमें हर अणु में P नहीं होता था, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनका तो प्लस और माइनस ऑलरेडी एक ही बिंदु पर केंद्रित था। तो यहां पर उनमें P नहीं होता था, इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना हो गया था उनका 0। क्यों? हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, इसलिए सबका तो होना ही है 0। यहां क्या हो रहा है, प्लस और माइनस पहले से ही कुछ दूरी पर विस्थापित है, तो हर अणु में क्या पाया जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा। H2O और देख लो एक बार। H2O का जो अणु होता है बच्चों वो होता है इस तरीके से। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहां पे और ये दूसरा हाइड्रोजन यहां पे, ये खरगोश के कान जैसे। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। तो O2- H+ और H+। तो एक द्विध्रुव तो कहां हो गया, देखो माइनस से प्लस की ओर, ये रहा P1। और दूसरा, दो द्विध्रुव होते हैं इसमें, दूसरे द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा हो गई इस डायरेक्शन में, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों के बीच का कोण है
108 डिग्री, 180 नहीं 108 डिग्री। अब ये बताओ क्या दोनों द्विध्रुव, हालांकि दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों के बीच का कोण 180 नहीं है। हाँ, अगर ये P2 इधर हो जाता और P1 इधर हो जाता तब तो मामला यहीं सलट जाता, बट दोनों के बीच का कोण कितना है? 108 डिग्री है। तो कुछ ना कुछ इनका भी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। H2O इसमें भी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। अब देखें यहां पे, सबसे पहले जब तक इन पदार्थों को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखेंगे, इसमें क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, इसमें भी है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर किसी पात्र में हम पूरे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दें, HCl HCl HCl, तो उसका टोटल रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर किसी पात्र में पूरे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया जाए तो उस पूरे पात्र में जितना भी HCl के अणु हैं सबका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साहब? हर अणु का तो है ऑलरेडी पहले से ही, फिर सबका 0 क्यों हो जाएगा? देखो डायग्राम में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, पहले मैं ले रहा हूं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, कि जब तक उसको हम किसी विद्युत क्षेत्र के पास लेकर नहीं जाएंगे तब तक उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों होता है? पहले अणु का देखो माइनस प्लस, पहले अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, दूसरे अणु का माइनस प्लस इस दिशा में, तीसरे अणु का माइनस प्लस। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उस पदार्थ के सभी द्विध्रुव यादृच्छिक रूप से अभिविन्यासित होते हैं। यादृच्छिक रूप का मतलब किसी का मुंह इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोई सीधा करने वाला तो है ही नहीं इनको, तो सारे, जब आपकी क्लास में टीचर नहीं होता है, आप जैसे करते हो ये बिल्कुल सारे वैसे ही करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब की डायरेक्शन इस दिशा में, और सारे द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। भाई जिसका मुंह इधर है वो इधर वाले को तोड़ देगा, जिसका मुंह इधर है वो इधर वाले को कैंसिल कर देगा, जिसका मुंह इधर है वो इधर वाले को कैंसिल कर देगा। तो इन सब का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया? 0। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित ना होकर पहले से कुछ दूरी पर विस्थापित होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। क्यों? क्योंकि इन पदार्थों के सभी अणु यादृच्छिक रूप से अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण ये सभी एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिस कारण इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है और ये किसी प्रकार का विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। क्या होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी आवेशित वस्तु के पास लाया जाएगा? क्या होता है जब पानी को किसी आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है? बताया था ना, वो पानी की धार थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। क्यों हुई तिरछी? रीजन ये है। अब देखो, अब जैसे ही हमने इसको इस वाले विद्युत क्षेत्र में रख दिया, फिर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ले रहा हूं, इसका मतलब इधर वाले भाग में कैसा है? पॉजिटिव, और इधर क्या है? नेगेटिव। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं। उधर माइनस ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं। क्या होगा? पहले ये द्विध्रुव था साहब, ऐसे था ना, ये वाला, ये द्विध्रुव था पहले ऐसे, यहां प्लस और यहां माइनस। मान लो 30 डिग्री के कोण पे था। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा लगता है, और यही बल आघूर्ण उसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में सीधा कर देता है। ये ऐसे था, इस पे लगा विद्युत बल आघूर्ण टाउ पी साइन थीटा, उस पी साइन थीटा के कारण ये घूमकर स्थायी साम्य अवस्था 0 डिग्री के कोण पे आ जाता है। अब कैसा हो गया ये? बिल्कुल ऐसे। दूसरे वाला पहले ऐसे था, इसके भी ऊपर भी क्या लगा? बल आघूर्ण लगा, ये भी घूमकर बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जैसे ही इनको हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, सारे के सारे जो इनके द्विध्रुव थे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब क्या होगा? पहले अणु का प्लस दूसरे अणु के माइनस के प्रभाव को खत्म कर देगा, दूसरे अणु का प्लस तीसरे अणु के माइनस के प्रभाव को खत्म कर देगा। इधर लेफ्ट में क्या बच गए? माइनस, राइट साइड में क्या बच गया? प्लस। इस माइनस और इस प्लस में क्या होगा? आकर्षण। और यही कारण है कि ये उस वस्तु, आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित होता है।
क्या हुआ, जैसे ही इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, इनके सभी द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब तो कैंसिल कर ही नहीं सकते, अब नहीं कैंसिल कर सकते, इसलिए क्या हुआ, इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होगा। ये खुद का एक द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं, जिसके कारण ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये कौन से थे, ये थे ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको कहते हैं। दो एग्जांपल याद रखने, HCl H2O, उसके दो याद रखो अध्रुवी के कौन कौन से हैं, एक तो आपको बताया था H2 और दूसरा आपको बताया था CO2। उनमें क्या होगा, प्लस माइनस एक बिंदु पर, इनमें क्या होगा, प्लस माइनस ऑलरेडी कुछ दूरी पर। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0, इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0। जैसे इन पदार्थों को बाह्य क्षेत्र में रखेंगे, प्लस और माइनस अपने आप को कुछ दूरी पर विस्थापित कर लेंगे और बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। इनमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी पूरे पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि सभी द्विध्रुव यादृच्छिक रूप से अभिविन्यासित होते हैं। लेकिन जैसे इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, सभी द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होकर और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। अब चलते हैं, एक परिभाषा आती है पराविद्युत ध्रुवण की। पराविद्युत ध्रुवण छोटी सी परिभाषा है कि उस पदार्थ के अंदर कितना द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हुआ है। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक, ये मान लीजिए कागज ही है, कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े को जब हम किसी आवेशित वस्तु के पास लेकर गए, तो इस कागज के टुकड़े के अंदर जितने भी सारे जो द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हुआ था कि सारे द्विध्रुव हम वो एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, तो इसके अंदर एकांक आयतन में कितना P उत्पन्न हुआ है, कितना द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हुआ है। तो किसी पराविद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को पराविद्युत ध्रुवण, या एक नाम और है इसका, ध्रुवण सदिश कहा जाता है। और पराविद्युत ध्रुवण या ध्रुवण सदिश को P वेक्टर से डिनोट करते हैं, और पराविद्युत ध्रुवण या ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्या मतलब हुआ, ये कागज का टुकड़ा इधर इस आवेशित वस्तु के पास हमने रखा, अगर इधर विद्युत क्षेत्र कम है तब तो इसमें ध्रुवण है वो थोड़ा सा कम होगा, अगर विद्युत क्षेत्र इधर ज्यादा कर दोगे आप तो ध्रुवण भी ज्यादा हो जाएगा। साफ सी बात है, ध्रुवण का मान किस बात पर निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर कर रहा है। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट आता है काई, और ये बन गया P वेक्टर इज इक्वल्स टू काई इंटू E वेक्टर। काई E को बोला जाता है विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति, और ये ध्रुवण का मापांक होती है विद्युत प्रवृत्ति। मात्रकहीन राशि है, कोई मात्रक नहीं होता, तो मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। और अगर आपको इसकी परिभाषा देनी पड़ जाए तो काई E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P वेक्टर अपॉन E वेक्टर। या तो ऐसे दे दो कि विद्युत प्रवृत्ति को कैसे परिभाषित करोगे, ध्रुवण सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। या ऐसे दे दो भाई, एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत ध्रुवण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं, कोई इसका मात्रक होता नहीं है। तो इस प्रकार से ये थे पराविद्युत पदार्थ, इनकी परिभाषा दो प्रकार के, ध्रुवीय अध्रुवी, एक ये छोटी सी परिभाषा। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद्युत धारिता। थैंक यू सो मच।